ऐसा देश जिसकी जनता बिगड़ैल औलाद की तरह हो ना घर पे, उसको उस देश में उसको लोकतंत्र नहीं कहा जाता। बांग्लादेश परिवार की जो वो औलाद है वो बिगड़ चुकी है। वो अब अपनी बहन को नहीं देख रही, अपनी बेटी को नहीं देख रही, उन्होंने शेख अपनी मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा। वेरी शेमफुल फैक्ट। इनके धर्म में इन्हें पढ़ाया जाता है कि सारे लोग जो इस्लाम को नहीं मानते, अन्य लोग सब काफिर हैं, उनका अंत होना चाहिए। राजी राजी माने तो उन्हें मुसलमान बना लो, ना माने तो उन्हें मार दो। उनका खुदा, उनका मौला, उनका अल्लाह ये इजाजत दे रहा है कि आप एक औरत की इज्जत को बेआबरू करो। घर में जब औरतें हैं, मर्द नहीं होते, आप उन घरों में जा जाकर उनके साथ मारकाट करो, पिटाई करो। धर्म के 3-4 जातियां जो धर्म की रक्षक है, अगर उन लोगों को जल्दी से इन्होंने कन्वर्ट करा लिया किसी भी माध्यम से, तो ये भारत पर कब्जा कर लेंगे और उस प्लानिंग में ये लगे हुए हैं। मुस्लिम व्यक्ति की मैं बात करूं, वो हिंदू कम्युनिटी में, हिंदू सोसाइटी में आके बड़ा सेफली रह सकता है, बट मेरे जैसा व्यक्ति अगर कहीं पर पुरानी दिल्ली में जाकर या ओखला में जाकर रह सके, मैं नहीं रह सकता। मेरे दिमाग में हमेशा चिंता रहेगी कब मेरे घर पर कौन क्या कर दे। अच्छा, एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि लोकतंत्र भारत में जो है वो भी खतरे में है, पर बांग्लादेश में जो हुआ है वहां से लोकतंत्र बच गया है। लोकतंत्र वहां बचा है? हो सकता है राहुल गांधी, अखिलेश यादव या ये जो सेकुलर लोग हैं इनके लिए बच गया हो। आज अभी ये तो घटना घटी है। आप देखिए ना, जब कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, तो पाकिस्तान में हमारे 30% लोग थे जब आज़ादी हुई थी, बांग्लादेश में 20-25% थे। आज वो कितने बचे हैं, वो कहाँ गए, ये मेरा सोचने का प्रश्न है। अब जो घटना घट रही है वो तो घट ही रही है। और दूसरा मुझे बताइए कि किसी हिंदू ने क्या वहाँ आंदोलन किया था, या आंदोलन ये हिंदुओं के खिलाफ था? वो सरकार के खिलाफ आंदोलन था, सरकार उनकी हट गई, तो उनके हिंदुओं पर अत्याचार क्यों किया जा रहा? इनकी जो मेंटलिटी है, आप हम चाहे शतरमुख की तरह अपनी नाड़ को नीचे दबा के रखें। सच्चाई ये है, इनके धर्म में इन्हें पढ़ाया जाता है कि सारे लोग जो इस्लाम को नहीं मानते, अन्य लोग सब काफिर हैं, उनका अंत होना चाहिए। राजी राजी माने तो उन्हें मुसलमान बना लो, ना माने तो उन्हें मार दो। उस पद्धति पे ये चलते हैं। जब इनकी संख्या कम होती है तब ये भाई भाई होते हैं, जब संख्या इनकी भाई से ज़्यादा संख्या इनकी बढ़ जाती है तो इनका भाई चारा बन जाता है। वही भाई इनका चारा बन जाता, उसे चारा बना लेते हैं, उसकी संपत्ति को लूट लेते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, उन्हें अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो हर तरीके से करते हैं। अभी ये कौन सा भाईचारा का एग्जाम्पल है कि भैया जब भी कुछ ऐसा चीज होता है तो भाईचारे को लेके जो बात उठती है कि भैया हिंदू मुस्लिम में बहुत ज्यादा भाईचारा है, तो ये कौन सा भाईचारा है कि वहाँ के जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो बोल रहे हैं कि भैया हिंदू या तो तुम कुरान अपनाओ या तो तुम मरने के लिए तैयार हो? ये कौन सा भाईचारा है? ये तो मैंने बताया ना, जब इनकी संख्या कम होगी तो ये दूसरी टेक्निक अपनाते हैं, जैसे कि भाई भाई हैं हम, आपका हमें क्या करेंगे, कलावा बांध के जाएंगे, तिलक लगाएंगे, हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाएंगे, आपका लव करेंगे। आपने देखा होगा इनका एक सब जो है ना वो हर जगह है। ये जीवन में जब जन्म लेते हैं तो वो चालू करते हैं। आपका देखेगा मजार कहाँ होती है? जब कोई आदमी मर जाता है तो जहाँ दफनाया जाता है वो कहाँ दफनाया जाएगा? वो कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, रोड पे आके दफन जाता है, वो रेलवे स्टेशन पे आके दफन जाता है। वो जमीन कब्जाने का एक माध्यम है, वो जमीन कब्जाते हैं और उसके बाद अपना वहाँ सेंटर बनाते हैं और वहाँ से अपने इस्लामिक गतिविधियों को चालू करते हैं। लड़कियों को प्रेम जाल में बसाकर वहाँ की आबादी कम करते हैं, और इनको बाकायदा ये ऑफर दिए जाते हैं कि ब्राह्मण की लड़की होगी, इसको प्रेम जाल में फंसाओगे तो इतने पैसे मिलेंगे, ठाकुर की होगी, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर देखिएगा हमारे एससी भाई जो हैं वो बहुत सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि उनको तो थोड़ा सा पैसा दे के मना लिया जाएगा। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि जो धर्म के 3-4 जातियां जो धर्म की रक्षक हैं, अगर उन लोगों को जल्दी से इन्होंने कन्वर्ट करा लिया किसी भी माध्यम से, तो ये भारत पर कब्जा कर लेंगे और उस प्लानिंग में ये लगे हुए हैं। मोदी जी से हमारा अनुरोध है, देखो एक तो हिंदुओं को छोड़ना चाहिए। हिंदू मैंने कहा वो सलमान खुर्शीद सही कह रहा हो, वो हर प्लानिंग पे लगे हुए हैं। ये किसान आंदोलन, ये आपका ये जो भड़काया जा रहा है ना देश में, वो उसी की तैयारी कराई जा रही है। स्टूडेंट्स को नौकरी पे, अग्निवीर पे, ये सारे तरीके हैं। लेकिन भारत में अभी इनकी नहीं चल पाएगी निश्चित तौर पे। अब देश के युवा, देश की जागरूक जनता, हिंदूवादी सरकार, अब तो देखते हैं कि अब हमारे देश में अब संत आने चालू हैं। मैं बाबा बागेश्वर जैसे लोगों को मानता हूं संत। आप कथा प्रवचन में केवल भगवान जी ये नचा दिए इससे काम नहीं चलेगा। हमारे भगवानों के हाथ में शस्त्र होते हैं, हिंदू को भी शस्त्र उठाना पड़ेगा, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, कोई लड़ने के लिए बाहर से नहीं आने वाला। अच्छा, ये जो आए हैं, जो हिंदू बांग्लादेशी हिंदू आए हैं, इनको भारत में शरण मिलनी चाहिए?
बिल्कुल मिलनी चाहिए। अभी ये जो सीए कानून आया किस लिए आया है, और मैं तो ये चेतावनी है भारत के हिंदुओं को कि बांग्लादेश वालों को तो भारत में जगह मिल जाएगी, तुम्हें जगह कहाँ मिलेगी। इसलिए आपको मजबूती से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए करना चाहिए, और अब अपना पैसा अपने धर्म की रक्षा के लिए, और जो आबादी का कॉन्सेप्ट हिंदू ने अपनाया है ना 1 या 2 का, मैं तो कहता हूँ एक अपना बच्चा धर्म की रक्षा के लिए देना चाहिए, हिंदुत्व की रक्षा होगी। जिसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि एक बच्चा ये धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। एक बच्चा अगर आप पे नहीं पाला जा रहा हिंदुओं पे, तो धर्म की रक्षा के लिए दे देना चाहिए, ताकि वो धर्म की रक्षा के लिए हिंदुत्व बचा सके, और नहीं वरना हिंदू बचने वाला नहीं है। हिंदू बहुत जल्दी भूल जाता। कल्याण सिंह ने इस राम देखिए सोएब जमाई ने कहा है कि भैया ये भ्रम फैलाने का काम है, ये झूठी बातें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इतनी वीडियोस इतनी सोशल मीडिया पे डाली जा रही है, असल में तो मुसलमान रक्षा कर रहे हैं हिंदू की। उनसे पूछिए कि पाकिस्तान में मैं 2 कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ। पाकिस्तान में 30% हिंदू जो थे, मैं कह रहा हूँ उसकी नहीं कह रहा, बांग्लादेश में जो इतने हिंदू थे, अफगानिस्तान में जो इतने हिंदू थे, वो कहाँ चले गए? सोमई जमाई बता दे, वही भाईचारे में बता दे। और आप जो भारत में आबादी के टाइम थे, आज़ादी हुई थी, उस समय आपकी आबादी थी केवल यहाँ पर 8 या 10%, आप 20% कैसे हो गए? तो ये तो बता दीजिए कि बांग्लादेश के हिंदू भी लोकतंत्र भारत में खतरे में बताते हैं। मुझे यही तो बता दीजिए, वो लोग उनको भगवान उड़ा के ले गए, कहीं विदेशों में जाके बस के, कहाँ बस गए वो हिंदू, चले कहाँ गए? आबादी बढ़नी चाहिए थी ना, घटी कैसे? बता देना ये भाईचारा केवल एक बहुत बड़ा मुखौटा है। शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना चाहिए या नहीं भारत को? देखिएगा, क्योंकि देखिए बांग्लादेश के हाई कोर्ट से भी मांग आई है, यूनुस ने भी कहा है कि भैया उनको गिरफ्तार करिए और बांग्लादेश वापस भेजिए। भारत ने बिल्कुल गलत किया है बांग्लादेशों के साथ। मेरा मानना ये है, अगर देखिएगा वो हमारे मित्र देश की सहयोगी रही है, उनका कोई आचरण भारत के विरुद्ध तो रहा नहीं है। वहाँ पर इस समय कट्टरपंथी लोगों की सरकार आ गई है, समझ गए ना मेरी बात को? तो वो लोग प्रयास करेंगे, लेकिन हमें अपने पड़ोसी, हमारा ये भी अधिकार है कि कोई लोग अगर हमारे देश के समर्थन में रहे हैं, हमारे देश के मित्रवत लोग रहे, तो मित्र लोगों की मदद हमें करनी चाहिए। वो किस स्तर पर करेंगे वो सरकार को देखना, संबंध भी ना बिगड़े और हम अपने लोगों की मदद भी कर पाएं, ऐसा हमारा मानना। कैसा लग रहा है बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, लगभग 1 हफ्ते होने को हैं और कंटिन्यूअस चीजें चल रही हैं, कैसा महसूस हो? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे ही देश से बिछड़े हैं, हमारे ही देश के भाई बहन हैं वो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में खड़ा हूँ, उसके बावजूद वहाँ की स्थिति, वहाँ की ज़मीन पर जो हश्र हो रहा है, वहाँ पर जो गेनोसाइड हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि भविष्य में कहीं ये चीज़ मेरे घर के नीचे ना होने लग जाए, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ आज बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हैं। दिल्ली में या पूरे भारत में देख लो, वो लोग आज भी मैं भी कई इंटरव्यूज में देखता हूँ, वो लोग आज भी डंके की चोट पे कह रहे हैं हम 9-9, 10-10 बच्चे करेंगे, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है, हम करेंगे। और हम इसी चिंता में लगे रहते हैं कि पॉपुलेशन हमारी बढ़े ना, हमें इसी चीज़ की चिंता कि महंगाई ना बढ़े, हमें इसी चीज़ की चिंता है कि जगह कम ना पड़ जाए रहने को। वो नहीं सोच रहे हैं ऐसा कुछ, हम ये सोच रहे हैं कि हमें नौकरी कैसे लग जाए, हमें करियर बनाना है, हमने टैक्स पेयर बनना है। हम मगर आप समझिए मेरी बात को, मैं अपने आप को ऐसे टैक्स पेयर बनने की चिंता कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहे हैं। उनको पता है उनके लिए सरकार सब्सिडी दे रही है और उस सब्सिडी को लेके वो सरकार की बैंड बजाते हैं। पिछले दिल्ली की बात करूं मैं, दिल्ली की अगर मैं बात करूं, जाफराबाद में दंगे हुए, उसके पीछे कारण क्या था? शाहीन बाग में जो हुआ था उसके पीछे कारण क्या था? अरे सीए कैब एनआरसी का मुद्दा बना के उन्होंने दिल्ली जला दी थी उस समय पर, और निकल के कौन आया? ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का जो निगम पार्षद था वहां पर। और मैं आप एक सिंपल सी बात बताइए ना, ऐसा क्या होता है कि बड़े सुनियोजित तरीके से मस्जिदों में वो एसिड बॉटल्स, पत्थर, लाठियां, ये सब कैसे इकट्ठी हो जाती है? इसका मतलब है प्री प्लान्ड होती हैं ये चीजें। और जब ये चीजें प्री प्लान्ड होती है तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि शासन प्रशासन सब दबा का दबा रह जाता है। मेरे घर में जब भीड़ आएगी तब मैं भी खुद को नहीं बचा पाऊंगा। देखिए विपक्ष के नेता हैं, सोएब जमाई हैं, उन्होंने कहा है कि भैया वहाँ की जो मस्जिदें हैं वो रक्षा कर रही है हिंदुओं की और हिंदू के मंदिरों की। मैडम मैंने है ना ऐसी वीडियोस देखी हैं, हिंदू औरतों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। आप मेरी बहन है, आप महिलाएं हैं, मैं आपके बारे में आपके सामने फिर भी बोलने से नहीं कतराऊंगा। लड़कियों के अंदर के कपड़े, ब्रास, उनके ब्लाउज वगैरह ऐसे लहराए जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये शेख हसीना के थे। शेख हसीना महिला नहीं है, शेख हसीना उस देश की प्रधानमंत्री रही है और एज अ बीइंग अ लेडी वो उतनी डिग्निटी, उतनी रेपुटेशन, उतनी रिस्पेक्ट रिजर्व करती है जितना भारत की एक लेडी करती है। वहां पर अगर वो अपनी प्राइम मिनिस्टर एक लेडी के
कपड़ों के साथ वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ, हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ वो क्या करेंगे? वो तो कुछ नहीं समझेंगे। जब इनका समय आएगा तब कोई कुछ नहीं समझेगा। मैं जानना चाह रही हूँ कि कैसा महसूस होता है। एक तरफ कहते हैं कि भैया जो इस्लामिक धर्म है बहुत संस्कृति में रहती है, बहुत मतलब बुर्के में भी रहते हैं, ताकि मतलब पर्दा करती हैं जनता से, लोगों से, गैरों से। और एक तरफ दूसरी तरफ जो मुस्लिम भाई बहन है वो अपने पूर्व प्रधानमंत्री का अंडरगारमेंट्स हवा में उछाल रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? मैम देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी का अपना एक कल्चर है, हिजाब उनकी एक आइडेंटिटी है, उनका एक, मैं कह रहा हूँ, एक वो डिवाइन कल्चर मानते हैं उस पे। एक तरफ अपनी बहनों को हिजाब में रखना सही है और दूसरी तरफ आप अंडरगारमेंट्स। मैं उसी पर आ रहा हूँ। उन हिजाब में अपनी औरतों को रखना उनका एक डिवाइन कल्चर है एंड आई रेस्पेक्ट दैट। मगर जब अपना मन करेगा वो अपने अंदर का जानवर बाहर निकालेंगे। जब उनको अपनी औरतें सुरक्षित रखनी होंगी तब वो बुरके में रखेंगे। जब किसी और की औरत की को बेआबरू करना होगा बड़े बाजार में, तब वो उसकी इज्जत उछालेंगे। और ये सिर्फ बांग्लादेश नहीं, मैंने अपने जीवन में कई ऐसे एग्जाम्पल अलग अलग देशों में देखे। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि उनमें से अधिकतर देश जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं। औरतों के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब हिपोक्रेसी की भी हद है। एक टाइम पर आपको अपनी औरतों को हिजाब में भी रखना है और दूसरे टाइम पर जो औरत आपके धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन मानने भर में अगर कोई गलती कर जाए तो आप उसको सड़क चौराहे पे बेआबरू कर देते हो, आप उसकी चमड़ियां उधेड़ देते हो, आप उस पर पथराव कर देते हो, आधा शरीर जमीन में गाड़ के। विपक्ष संसद में जब जाता है बहुत बयान उठती है, बहुत बयानबाजी होती है, बट बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है इस पे एक लफ्ज नहीं कहते हैं। ये कौन सी राजनीति है कि गाजा में जब बम फटता है तो दिल दुखता है, ट्विटर खुल जाते हैं, तुरंत पोस्ट होने लगता है, बट हिंदुओं के लिए एक पोस्ट नहीं है। राजनीति है मैडम, राजनीति नहीं है ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य कि हम बांग्लादेश से आए जितने भी हमारे वहाँ के रोहिंग्या होते हैं उनको शरण देने के लिए हम सड़कों पर बैठ जाते हैं, मगर आज वहाँ पर हिंदू मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। उसके बारे में कोई नेता, अभिनेता, कोई ट्विटर, कोई कुछ नहीं कहेगा। आज दिल्ली की अगर मैं बात करूं, इतना ज़्यादा एनक्रोचमेंट है, इतना ज़्यादा बांग्लादेशी वहाँ पर, रोहिंग्या यहाँ पर दिल्ली में बसा पड़ा है। क्यों? उनके, मैं प्रूफ दे सकता हूँ आपको। आप ओखला में जाके सर्वे करिए, आप शाहीन बाग में जाके सर्वे करिए, जामिया में जाके सर्वे करिए, उनके देश के आधार कार्ड तक बन चुके हैं। आधार कार्ड बनने का मतलब है उनका वोट बैंक बन चुका है। स्थानीय वहाँ के उनके जितने भी नेता हैं वो अपने अपने वोट बैंक के लिए वहाँ से क्राउड भर के तो लेके आ गए। वो क्राउड नहीं भर रहे हैं, वो एक भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। सही समय आने पर वो एक डिटोनेटर चलाकर उनको छोड़ दें। और अच्छा, पर देखिए विपक्ष के कुछ नेता बोल रहे हैं कि वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई है, लोकतंत्र बचा है वहाँ पे, जब शेख हसीना को अपना देश छोड़ के ऐसे भागना पड़ा। और वो लोकतंत्र है जहाँ पे हत्या हो रही है। ऐसे लोकतंत्र की हम सपने देखते हैं, कल्पना करते हैं। मैम, लोकतंत्र होती है देश की जनता से। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा देश जिसकी जनता बिगड़ैल औलाद की तरह हो ना घर पे, उसको, उस देश में उसको लोकतंत्र नहीं कहा जाता। लोकतंत्र में भी ये होता है कि एक परिवार होता है ना जहाँ पर सुनी सबकी जाती है, कई सब, मगर डिसीजन टेकिंग मेकिंग फिर भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है उसका। वहाँ पर इस समय पर जंगल राज हो चुका है। वहाँ की जो पब्लिक है, पब्लिक बोले तो वहाँ के जो बांग्लादेश परिवार की जो वो औलाद है वो बिगड़ चुकी है। वो अब अपनी बहन को नहीं देख रही, अपनी बेटी को नहीं देख रही। उन्होंने शेख अपनी मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा। वेरी शेमफुल फैक्ट। आप ये इतना, मतलब आप इतना धर्म के प्रति आप कट्टर हो, आप 5 समय के नमाजी हो सकते हो, आप ईमान के पक्के हो सकते हो, कुछ भी है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि उनका खुदा, उनका मौला, उनका अल्लाह ये इजाज़त दे रहा है कि आप एक औरत की इज्जत को बेआबरू करो। घर में जब औरतें हैं, मर्द नहीं होते, आप उन घरों में जाकर उनके साथ मारकाट करो, पिटाई करो। ये मैं नहीं कहता कि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी धर्म इस तरीके से कहता होगा कि आप औरतों के साथ ऐसा करो। क्यों? और आप समझे, और ये कोई धर्म वाली बात नहीं है मैडम, ये है मेंटालिटी वाली बात। मेंटालिटी बोले तो हमारा देश है, हम रहेंगे जैसे मर्जी रहेंगे। यहाँ पर हम इंडिया में कह सकते हैं यहाँ पे सारी इंटीग्रिटी है, यहाँ पर कल्चर है, यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, सम्मान के साथ रहते हैं, सारी बात ठीक है। मगर आपके हमारे सबके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इस देश में 52-53 देश कंप्लीट मुस्लिम देश है और आज उनकी क्या हालत है, आज आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। अच्छा, पहली बार ऐसा देखने मिल रहा है, जितने इस्लामिक कंट्रियां सब में ऑलमोस्ट प्रदर्शन के टाइम पे हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, पर आज पहली बार हिंदू एकता देखने मिल रही है। जिस तरीके से करोड़ों की संख्या में हिंदू उतरे हुए हैं बांग्लादेश की सड़कों पे और अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको देख के कितना प्राउड फील हो रहा है। देखिए, जिस पर लाठी पड़ती है ना वो तो अपना बचाव करता ही है मैडम।
ये लाठी हमारे देश में जब हिंदुओं पे पड़ेगी, हमारे देश का हिंदू भी एक होगा, और जब हिंदू एक होगा तो वो बड़ा विकराल रूप लेके निकलेगा। आप समझे मेरी बात को। हिंदू समाज जिस दिन एक होकर सड़कों पे उतर गया, मैं कह रहा हूँ भगवान ना करे ऐसी स्थिति आए, किसी सरकार से संभलने वाला नहीं होगा ये समाज। तो मैं बस उस स्थिति को अवॉइड करने के लिए आज मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं बस अपने रक्षा के लिए बात करूंगा। मैं अपनी रक्षा के लिए बात करूंगा। कोई मेरे ऊपर आएगा अटैक करने तो मेरे पास क्या योजनाएं हैं। सिख के पास कृपाण है, तलवार है, मुस्लिम के पास उनकी कम्युनिटी है, उनका पूरा का पूरा मोहल्ला है। आज एक मुस्लिम व्यक्ति की मैं बात करूं, वो हिंदू कम्युनिटी में, हिंदू सोसाइटी में आके बड़ा सेफली रह सकता है, बट मेरे जैसा व्यक्ति अगर कहीं पर पुरानी दिल्ली में जाकर या ओखला में जाकर रह सके, मैं नहीं रह सकता। मेरे दिमाग में हमेशा चिंता रहेगी कब मेरे घर पर कौन क्या कर दे। और ये हमें रह के ये एग्जाम्पल्स हमारे सामने निकल के भी आए हैं कि इस तरीके हम एक हिंदू सिंगल बंदा जो है वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ में खुद को सेफ तो क्यों नहीं फील कर रहा। भाई आप भी रोटी खा रहे हो, हम भी रोटी खा रहे हैं, आप भी सांस ले, आप क्यों इस तरीके से अपना कल्चर, अपना लाइफस्टाइल नहीं डाल सकते कि एक जैन, एक हिंदू, कोई भी बंदा आपके बीच में रहकर सेफ फील करे। चलिए ठीक है, थैंक यू।